जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो देखो, कल हमने प्रकाश के अपवर्तन की घटना देखी थी, जिसमें अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम क्या है और पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई क्यों देती है, इन सब के हम देख चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि आयताकार स्लेब से अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलता है। तो आइए हम समझते हैं कि आयताकार स्लेब से अपवर्तन किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयताकार स्लेब क्या होता है। ये हमारे पास एक कांच का ये टुकड़ा होता है और जो बिल्कुल पारदर्शी होता है और इसका आकार आयत के जैसा होता है। अब देखो, स्लेब में दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। देखो, ये है हमारे पास एक कांच का टुकड़ा, आयताकार स्लेब है ये देखो, इसके आयत की आकृति हो गई और ये देखो इतना मोटा है हमारे पास। तो ये है आयताकार स्लेब। अच्छा, इसमें से जब प्रकाश की किरण अगर जाती है तो वो किस तरीके से जाएगी और आगे इनका किस तरीके से निर्गत होती है, तो वो देखते हैं। तो आइए इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि माना हमारे पास एक आयताकार स्लेब ABCD है। ये हमारे पास एक आयताकार स्लेब है और ये हमारे पास A, B, C और D। अब देखो, इस अगर बात करें हम स्लेब के अंदर, तो ये जो पूरा माध्यम है वो कांच का माध्यम हो गया। ये पूरा हो गया कांच का माध्यम। इधर है बाहर वायु और यहाँ पर भी बाहर है वायु। अच्छा, अगर इसमें से हम माध्यम की अगर बात करें तो देखो, जो वायु माध्यम है ये कांच माध्यम है और फिर वायु माध्यम है। तो वायु माध्यम है वो हमारे पास इसमें विरल माध्यम की कार्य करेगा। ये तो बन जाएगा विरल माध्यम। कांच जो है वो सघन माध्यम बन जाएगा और ये जो वायु माध्यम है फिर से विरल माध्यम। क्योंकि कल हम देख चुके थे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम हम किसे कहते हैं। विरल माध्यम में क्या होते हैं कि कोई भी जो माध्यम उसमें जो कण है वो दूर दूर उपस्थित होंगे, वो हमारे पास विरल माध्यम कहलाएगा। और जो सघन माध्यम है उसमें माध्यम के में कण पास पास स्थित होते हैं, जैसे कांच है। तो अब देखिए, इसकी अगर हम बात करें कि अब ये जो पृष्ठ AB है हमारे पास आयताकार स्लेब, इसके ऊपर अगर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये प्रकाश की किरण है। यहाँ पर ये हो गई हमारे पास स्मॉल a और स्मॉल b, ये हमारे पास आपतित किरण हो गई। अब हमको पता है कि अगर ये आपतित किरण है तो इसमें इसका अपवर्तन होगा, मतलब ये किरण आगे जाएगी और आगे जाएगी तो इन पृष्ठ के बीच में ही हमारे पास इस तरीके से एक अभिलंब स्थित होता है और इस अभिलंब को हम मान लेते हैं M और N। अब यहाँ से देखिए कि जो प्रकाश की किरण है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, आने वाली किरण को। ये है हमारे पास आपतित किरण। अब आपतित किरण बाहर वायु माध्यम है और अंदर कांच माध्यम है। तो ये जब देखो बाहर विरल हो गया, अंदर सघन हो गया, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो हमको पता है कि वह हमेशा अभिलंब की ओर झुकती है। तो ये प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर ये थोड़ी सी अभिलंब की ओर इस तरीके से झुक जाएगी। अब देखो, ये जो अभिलंब की ओर झुक गई तो ये जो बिंदु हम इसको मान लेते हैं O है और ये जो बिंदु जिस पृष्ठ CD पर जो हमारे पास टकरा रही है उसको हम मान लेते हैं O डैश। अब अगर हम बात करें तो ये जो किरण है वो अंदर अपवर्तित किरण कहलाती है O, और जो O डैश है ये हमारे पास कहलाएगी अपवर्तित किरण, क्योंकि इसका अपवर्तन हुआ है, अपवर्तित किरण हो गई है। अब जो O और O डैश अपवर्तित किरण है, अगर उसकी बात करें तो अंदर देखो ये सघन माध्यम हो गया लेकिन बाहर विरल माध्यम हो गया। तो इसके बीच में पृष्ठ के अगर हम मानते हैं तो ये अभिलंब हो गया। ये M और N था तो इसको मान लेते हैं M डैश और N डैश। अब ये जो अपवर्तित किरण है वो अब देखो इस कांच माध्यम से वायु माध्यम में प्रवेश करेगी, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है, अर्थात ये जानी तो इस तरीके से चाहिए थी लेकिन अभिलंब से थोड़ी सी दूर हट जाएगी, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और ये जो बाहर किरण निकल रही है उसको हम मान लेते हैं स्मॉल c और स्मॉल d। ये जो बाहर किरण निकल रही है इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। इस किरण को निर्गत किरण कहा जाता है। बाहर जो किरण निकल रही होती है उसको हम निर्गत किरण कहते हैं। अगर अब हम इसकी बात करें, अब देखो अगर आयताकार स्लेब को अगर हम यहाँ से हटा दें तो ये जो हमारे पास आपतित किरण थी और इसको अगर हम यहाँ पर स्केल रख दें तो स्केल रखने पर अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से आगे जाएगी।
अच्छा, ये वाली किरण तो आपतित किरण थी, लेकिन ये वाली जो बाहर निकल रही है वो निर्गत किरण है। तो ये तो आपतित किरण थी क्योंकि इसी दिशा में आगे आ रही थी। ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। अच्छा, इनके बीच में हमको ये थोड़ा सा देखो, इसमें विस्थापन दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसी डिस्टेंस को कहा जाता है पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं कि आपतित किरण और ये जो निर्गत किरण है इनके मध्य की दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो अब देखिए, इसके हम अगर देखें दोबारा से, तो हमारे पास ABCD एक आयताकार स्लेब है जिसके पृष्ठ AB पर एक स्मॉल a और स्मॉल b आपतित किरण आपतित होती है तथा बिंदु O पर आपतित होती है, और जहां पर एक अभिलंब MN स्थित होता है। और जब ये आपतित किरण AB इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है और हमको अपवर्तित किरण O और O' प्राप्त होती है। और जब ये अब O और O' जो किरण है वो इस CD पृष्ठ से बाहर निकलती है तो हमको एक निर्गत किरण स्मॉल c और स्मॉल d प्राप्त होती है। ये निर्गत किरण हो गई, और इस दोनों के मध्य अभिलंब M' और N' की कल्पना करते हैं। और जब हम इस आपतित किरण को अगर आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो हम पाते हैं कि निर्गत किरण और आपतित किरण के मध्य कुछ दूरी यहाँ पर होगी या कुछ विस्थापन होगा। तो इस तरीके से आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो विस्थापन है या जो दूरी है उसी को हम पार्श्विक विस्थापन के नाम से जानते हैं। तो ये है हमारे पास आयताकार स्लेब से अपवर्तन की व्याख्या। तो इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले जो इसमें है वही हम लिखते चलेंगे कि सबसे पहले माना कि हमारे पास ABCD एक आयताकार स्लेब है और जिसके पृष्ठ AB पर आपतित किरण AB आपतित होती है। ये आपतित किरण है AB। अब जैसे इस पृष्ठ AB पर आपतित होती है तो बिंदु O पर यहाँ पर हम एक अभिलंब M और N की कल्पना करते हैं, और जब ये अपवर्तित किरण आगे जाती है तो वायु से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है और हमको अपवर्तित किरण O और O' प्राप्त होती है। फिर अब ये जो अपवर्तित किरण है जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही होती है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है और इनके मध्य जो है वो M' और N' अभिलंब होता है। अब जो देखो यहाँ से अब बाहर जो निर्गत किरण हमको प्राप्त हो रही है वो होती है C और D, स्मॉल c और स्मॉल d निर्गत किरण है। और जब अगर हम आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य की जो दूरी है, जो विस्थापन है, उसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यही हमारे पास आयताकार स्लेब से अपवर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कई बार तो इसका नामांकित चित्र ही पूछ लिया गया है, तो इसलिए चित्र भी पूछ सकता है। अगर पूरी व्याख्या ना पूछे तो इसमें हो सकता है 1 या फिर 1.5 नंबर का या 2 नंबर का आपको इसमें चित्र भी आ सकता है। तो इसका चित्र ऐसे बनेगा। तो ये है हमारे पास आयताकार स्लेब से अपवर्तन की व्याख्या। अब हम देखते हैं कि इस अपवर्तन की घटना पर जो गोलीय लेंस है वो किस तरीके से कार्य करते हैं। क्योंकि परावर्तन की घटना पर गोलीय दर्पण कार्य कर रहे थे, वैसे ही इस अपवर्तन की घटना में गोलीय लेंस काम करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि गोलीय लेंस क्या है। आइए अब हम देखते हैं कि गोलीय लेंस क्या होता है। देखो, गोलीय लेंस क्या होते हैं। लेंस के अंदर हमारे पास 2 पृष्ठ होते हैं, दोनों पृष्ठ ही पारदर्शी होते हैं। और जो 2 पृष्ठ हैं दोनों पारदर्शी होते हैं, और उन दोनों पृष्ठों में से कोई कम से कम एक या फिर दोनों वक्र होने चाहिए या थोड़े से गोल होने चाहिए। तो इस तरीके के लेंस को हम गोलीय लेंस कहते हैं। तो अब देखते हैं इसके हम जो लेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो जैसे हमारे पास दर्पण के अंदर थे वैसे दर्पण 2 प्रकार के थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वैसे ही सेम ये लेंस का है हमारे पास कि लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखो, जो गोलीय लेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो गोलीय लेंस क्या हो जाएगा हमारे पास कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम जिसका एक या फिर दोनों पृष्ठ गोलीय हो। अर्थात वापस से बोल रहा हूँ कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ वह पारदर्शी माध्यम, मतलब जिसके हम आर पार देख सकें, जिसका कम से कम एक पृष्ठ या फिर दोनों पृष्ठ वक्र होने चाहिए, वो हमारे पास गोलीय लेंस कहलाते हैं। तो देखो, लेंस जो हमारे पास है वो उत्तल लेंस और अवतल लेंस 2 प्रकार के होते हैं। अब उत्तल लेंस क्या होता है? देखो, उत्तल लेंस जो है वो हमारे पास किनारों से तो पतले होते हैं लेकिन मध्य भाग से मोटे। अर्थात अगर हम एक पृष्ठ इस तरीके से ले लें और दूसरा पृष्ठ अगर हम इस तरीके से ले लें एक और,
अच्छा अब देखो इसमें दो पृष्ठ हो गए, ये तो एक हो गया इधर वाला और ये दो हो गया, दोनों को हमने ऐसे चिपका दिया और दोनों ही पारदर्शी हैं। तो अब देखो यहाँ से जो किनारे हैं यहाँ से तो ये पतला हो गया लेकिन मध्य भाग से मोटा हो गया। तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे? ऐसे लेंस जो किनारों से तो पतले हों लेकिन मध्य भाग से मोटे हों, वे लेंस उत्तल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस में क्या हो जाएगा, हमारे पास दो पृष्ठ होंगे वही पारदर्शी माध्यम, जैसे अगर हम बात करें तो इस तरीके से, और ये बीच में से इन दोनों को इस तरीके से चिपका दें। अब ये वाला एक माध्यम हो गया, ये हमारे पास दूसरा वाला हो गया इधर वाला। तो अब देखो ये किनारों से तो मोटे हैं लेकिन मध्य भाग से पतले हैं, तो ऐसे लेंस जो किनारों से मोटे हों तथा मध्य भाग से पतले हों वे लेंस अवतल लेंस कहते हैं। मतलब उत्तल लेंस का हम दूसरा नाम इसको बोलते हैं कि ये अभिसारी लेंस भी कहलाते हैं, अभिसारी लेंस। और जो अवतल लेंस है उसको हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। देखो अभिसारी लेंस का मतलब क्या है कि अभिसारी का मतलब क्या हो गया कि प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करना। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह है या एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अवतल लेंस है वो प्रकाश की किरणों को चारों तरफ फैलाने का कार्य करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अर्थात जब इनमें से अगर ये किरणें गुजरेंगी किसी भी वस्तु से जाने वाली, तो ये जो सब किरणें हैं अब ये अपवर्तन जब होगा इनका तो ये एक ही बिंदु पर ये सब प्रतिच्छेद करती जाएंगी इस तरीके से। तो अब देखो ये एक ही बिंदु पर ला रही है, सभी को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर रही है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी का मतलब हो गया एक बिंदु पर एकत्रित होना, अपसारी का मतलब होता है फैलना। अब इसमें देखते हैं अगर प्रकाश की किरणें आती है और ये अगर अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात ये फैल जाएंगे, इधर एक दूसरे की तरफ इधर फैल जाएगी। ये प्रकाश की किरणों को फैलाने का कार्य करता है अवतल लेंस और एक जगह केंद्रित करने का कार्य करता है उत्तल लेंस। तो ये हो गया हमारे पास लेंस। आज के लिए इतना ही और बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।